मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना, हम लोग बात कर रहे हैं किसमें, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जब बच्चे जन्म लेता है कोई भी बच्चा, तो जैसे ये बच्चा माँ के गोद से बाहर आया छोटा सा, है ना, तो धीमे धीमे बच्चा क्या होगा, यहाँ से जब जन्म लिया, जन्म के बाद क्या होगा, इस बच्चे के शरीर में वृद्धि विकास होगा, और वृद्धि विकास के परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये बच्चा थोड़ा सा चलने फिरने भी लगेगा, शरारती बच्चा हो जाएगा ये बेबी, है ना। हाँ, थोड़ा सा शरारती तो हो ही जाएगा बेबी, अब जूता वूता पहनने लगा ये। ठीक है, तो अब थोड़ा बड़े हो गया, फिर एक समय आएगा कि ये एडल्ट हो जाएगा। एडल्ट का मतलब हुआ कि हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये इसमें क्या हो गया, एक प्यूबर्टी एज में आ गया ये, यहाँ पे आया। तो जब बच्चा जन्म लिया था, तो मैं मेरे सवाल को समझना, ये जन्म लिया था, इसके बॉडी में कौन सा सेल डिवीजन हो रहा था, इसके कारण क्या हुआ था, ये बड़ा होते जा रहा था। तो यहाँ पे सेल डिवीजन कौन सा है, माइटोसिस की मियोसिस, इसके सेल में कौन सा डिवीजन हो रहा था, इसके पूरे बॉडी में, तो माइटोसिस हो रहा था। इसके पूरे बॉडी में कौन सा डिवीजन, माइटोसिस हो रहा था। यहाँ तक कौन सा डिवीजन है, माइटोसिस हो रहा था। अब ये बच्चा 11th 10 to 11 ईयर के एज में आ गया। जब 10 से 11 साल के एज में आएगा, अब यहां से इसके बॉडी में दो तरह का डिवीजन होगा, पहले समझ लेना। एक होगा इसके बॉडी में, बॉडी सेल्स में, और एक होगा इसके टेस्टिस के सेल्स में, टेस्टिस सेल में कह लो, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल में। तो यहाँ पे अब जो डिवीजन होगा, तो ये कौन सा शुरू हो जाएगा इसके बॉडी में, अब दो तरह का डिवीजन हो गया। एक हो गया इस वाले में होगा माइटोसिस डिवीजन बॉडी सेल में, और इस वाले में होगा यहाँ पे कौन सा डिवीजन, मियोसिस। यहाँ पे हो रहा मियोसिस। यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा था इस बच्चे में, माँ के इससे जब शरीर से जन्म लिया था, तो जन्म के बाद जो डिवीजन हो रहा था ये क्या था, माइटोसिस। यहाँ से क्या है, प्यूबर्टी तक 10 से 11 साल में क्या हो रहा था, यहाँ पे माइटोसिस। एक 10 से 11 साल के बाद इसके बॉडी में कुछ चेंज होना शुरू हुआ है, और साथ साथ इसमें डिवीजन का पैटर्न भी बदल गया, कि बॉडी सेल्स में क्या हो रहा है, माइटोसिस, लेकिन कुछ ऐसे भी सेल्स हैं, ऐसे भी ऑर्गन हैं जहाँ पे एक नया डिवीजन शुरू हो गया, इसका नाम है मियोसिस। और माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रह जाएगा, और मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर घट करके आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर क्रोमोसोम का घट करके आधा हो जाएगा, मतलब लड़का है तो इसमें स्पर्म बनेगा। ठीक है, जिस सेल से ये सेल बना है, उस सेल में क्रोमोसोम कितना था, 46, और इस स्पर्म में नंबर घट के आधा हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 23। जबकि इस वाले सेल में जो सेल है, यहाँ पे क्रोमोसोम कितना है, 46, और आगे भी इसमें क्या होता रहेगा, 46। ठीक है, यहां से स्पर्म बनना शुरू हुआ। तो ऐसा क्या हुआ इसके बॉडी में कि ये स्पर्म बनने का प्रोसेस शुरू हो गया। तो प्यूबर्टी में, जब ये प्यूबर्टी के एज में आया, 10 से 11 साल के एज को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। यहाँ पे ये अटेनमेंट प्यूबर्टी हुआ है। प्यूबर्टी के अटेनमेंट का जो तैयारी है, प्यूबर्टी जैसे ही अटेन हुआ, इस एज में आया, मतलब क्या हुआ, इसके शरीर में कुछ चेंजेस हुए, और वो चेंजेस हुआ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका यहाँ पे कौन सा ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे है, ये हाइपोथैलेमस हो गया। और इसके नीचे यहाँ पे कौन सा ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है।
तो याद रखना कि ये जो ग्लैंड है जिसका नाम है हमने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इस ग्लैंड में कुछ हुआ। ये जो मैंने कहा कि ये है इसका हाइपोथैलेमस, यहाँ पे कुछ मैसेज गया तो हाइपोथैलेमस, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस ने हाइपोथैलेमस के जरिए पिट्यूटरी को कौन सा हार्मोन भेजा है, ट्रॉपिक हार्मोन्स। तो यहाँ पे ट्रॉपिक हार्मोन्स भेजा है और पिट्यूटरी ने क्या किया इसी बच्चे के शरीर पे, ठीक है, एफएसएच एक हार्मोन है उसका नाम है जीएनआरएस, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, ये जो है और साथ में एफएसएच, क्योंकि जो ब्रेन से जो मैसेज आया है पिट्यूटरी के पास वो आया है जीएनआरएस के रूप में यहाँ पे, और यहां से पिट्यूटरी से जो मैसेज आया है बॉडी के पास वो आया है एफएसएच के रूप में। और एफएसएच जब आया तो एफएसएच कहाँ पे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल सेल का मतलब वो टेस्टिस के सेल को स्टिमुलेट करेगा। तो जो टेस्टिस होगा इस सेल को स्टिमुलेट करती है ये हार्मोन एक तरफ, इस बच्चे के जो टेस्टिस है, मान लो ये बच्चा है इसके यहाँ पे टेस्टिस है, उस टेस्टिस के पे एक्टिवेट किया, और दूसरा एफएसएच इसके पूरे बॉडी को एक्टिवेट करेगा। नतीजा क्या हुआ, इसके बॉडी में कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जो बॉडी में जो चेंजेस आने शुरू हो जाएगा उसे बोलेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या बोलेंगे उसको, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो मैं एसएससी। और यहां पे तो टेस्टिस पे जो ये एफएसएच का एक्शन होगा तो नतीजा क्या होगा, शुरू यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन। तो नतीजा हुआ इस बच्चे में क्या बनना शुरू हो जाएगा, स्पर्म फॉर्मेशन, और परिणाम स्वरूप क्या बनेगा यहाँ पे, ये स्पर्म सेल्स बनेगा। तो ये स्पर्म सेल बनना शुरू हो जाएगा। तो हार्मोनल इवेंट ये होता है मेल में। तो पहले मेल का ये इवेंट समझ गए आप लोग, ठीक है। अब दूसरा यहां पे समझते हम लोग हैं इसी के आगे। अब हम लोग बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म कैसे बनता है। ट्वेल्व में, बहुत बढ़िया, इसको कर लिया। आगे इसको हटाएं। अब यहां पे देखो, तो मैंने अभी अभी कहा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझ लिए, इसके बॉडी में क्या चेंज होगा इसको समझ लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि जो मेल होता है, मेल में होता क्या है। मेल के स्पर्म, एक डायग्राम ही देख लेते हैं, सीधा सीधा चलते हैं डायग्राम पे। मेन जो ऑर्गन है क्या है वो याद रखना कि जो ह्यूमन मेल का ये पार्ट्स हैं। सबसे पहला ऑर्गन क्या है यहाँ पे है, वो है टेस्टिस। सबसे पहला ऑर्गन कौन है, वो है टेस्टिस। एक टेस्टिस के अंदर क्या है, एक टेस्टिस के अंदर दो टेस्टिकल्स होगा। एक टेस्टिस के अंदर क्या होता है, ये टेस्टिस है, इसके मतलब ये स्क्रोटम हो गया, ये स्क्रोटम हो गया, ये इसके अंदर क्या है, एक ये टेस्टिकल्स है। ऐसा ही एक और होगा तो दो हो गया, मतलब टेस्टिस का पेयर्ड स्ट्रक्चर है ये। तो पहला ऑर्गन क्या है, टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स कहाँ पे है, ये स्क्रोटम के अंदर में है, स्क्रोटम के अंदर में है, लेकिन ये बॉडी से बाहर है। टेस्टिस कहाँ पे है, टेस्टिस कहाँ पे है, स्क्रोटम के अंदर में, लेकिन ये पूरा ये स्ट्रक्चर कहाँ पे है, ये शरीर से बाहर लटका हुआ है। तो शरीर से जो बाहर है बेसिकली, तो होने के पीछे रीजन क्या है, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, वो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमें स्पर्म बनने के लिए बॉडी से 2 डिग्री टेम्परेचर कम रहेगा, तो आइडियल कंडीशन होगा स्पर्म बनने के लिए। तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर कितना रखना है, 35 डिग्री तक रखना है। अगर 35 डिग्री रहेगा तो ये सही सही क्या होगा, स्पर्म बनेगा, ठीक है, हमेशा, चाहे मौसम जाड़ा का हो चाहे मौसम गर्मी का हो। लेकिन अगर बाहर का टेम्परेचर अगर बढ़ गया, जैसे 50 चल रहा है, तो उस समय स्पर्म बनने का जो रेट क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। बाहर में अगर ठंड बहुत बढ़ गया, तो
उस समय भी स्पर्म बनने का रेट क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो ठंडा बहुत बहुत गर्मी दोनों नुकसानदेह है। तो जिन देशों में बहुत ठंडी है